नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी। ये किताब 1873 में आई थी और इसने उस वक्त के समाज पर बड़े गहरे सवाल खड़े किए थे। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं। फुले जी का एक छोटा सा परिचय है, किताब की अपनी प्रस्तावना और एक संवाद भी है ज्योतिराव और ढूंढीराव के बीच। कोशिश करेंगे फुले के तर्कों को पकड़ने की, कैसे उन्होंने जाति, ऊंच नीच, ब्राह्मणवादी सोच, ग्रंथों, इन सब पर सवाल उठाए और एक समाज सुधारक के तौर पर उनका क्या महत्व था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जन्म 1827, निधन 1890। विचारक, समाजसेवी और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी एक्टिविस्ट थे। गुलामगिरी उनकी सबसे जानी मानी किताबों में से है। उनके कुछ काम देखें तो पता चलता है कितने रेडिकल थे वो। 1848 में पुणे में, सोचिए, अछूत कहे जाने वाले बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला उन्होंने, भारत में पहला। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 1857 में लड़कियों के लिए। और जब कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ तो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले वो खुद पढ़ाने लगे। बिल्कुल। और ये सब आसान नहीं था, इसका विरोध भी हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल हुआ। जबरदस्त विरोध था। फूले और उनके साथियों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। बार बार घर बदलना पड़ा, यहाँ तक कि कहा जाता है उनकी जान लेने की कोशिशें भी हुई। बाप रे। हाँ, हम ये समझना होगा कि 19वीं सदी का भारत कैसा था, महिलाओं के लिए और निचली जातियों के लिए। फूले, जिनके लिए शूद्रातिशूद्र शब्द इस्तेमाल करती हैं, यानी शूद्र और अतिशूद्र या अछूत, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे करीब करीब बंद ही थे। तो फूले का ये काम सीधा उस व्यवस्था पर हमला था। और इसीलिए शायद 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। मकसद साफ था, समाज की जो रूढ़िवादी जड़ें हैं उनको हिलाना और शूद्रातिशूद्रों को उनके अधिकारों के बारे में जगाना। अच्छा। और फूले का एक और तर्क था जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बार बार कहती हैं अपनी लिखाई में कि ये जो शूद्र जातियां हैं, महार, कुंभी, माली, ये असल में पुराने क्षत्रिय थे, जिन्हें बाद में एक साजिश के तहत वर्ण व्यवस्था में नीचे कर दिया गया। अच्छा, ये बात तो उनके पूरे विश्लेषण की जड़ लगती है। अब आते हैं गुलामगिरी की प्रस्तावना पर। उसमें क्या खास बातें? प्रस्तावना में फूले एक बहुत बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि शूद्राति शूद्र समाज पर ब्राह्मणों का जो दबदबा है वो कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 3000 साल? हाँ, और ये पूरा समय शोषण और जुल्म का रहा है। और इसकी शुरुआत कैसे बताते हैं वो? फूले का तर्क है कि ब्राह्मण बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे। उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर हमला किया, उन्हें हराया, उनकी जमीनें छीनी, सब कुछ छीन लिया और उन्हें अपना गुलाम दास बना लिया। और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए ताकि ये पता ही न चले कि वो बाहरी हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। तो फिर अगर वो बाहरी थे तो उन्होंने अपना दबदबा कायम कैसे रखा इतने लंबे समय तक? यहीं पर फूले वो मानसिक गुलामी वाली बात लाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक गुलामी? हाँ, उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने अपना राज पक्का करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ रचे, धर्म ग्रंथ, और इन ग्रंथों में उन्होंने ये लिख दिया, ये स्थापित कर दिया कि उनकी सत्ता, उनके जो खास अधिकार हैं वो भगवान ने दिए हैं। अच्छा। और शूद्राति शूद्रों का धर्म है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें। फूले के हिसाब से इन ग्रंथों का असली मकसद था शूद्राति शूद्रों के दिमाग में ये बात बिठा देना कि तुम नीचे हो, तुम्हारी किस्मत ही यही है, गुलामी करना ही तुम्हारा धर्म है। यानी जिस्मानी गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक दिमाग की गुलामी। बिल्कुल। फूले के लिए ये मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक थी। वो शूद्राति शूद्रों की हालत की तुलना अमेरिका के गुलामों से करते हैं। हाँ, उसका जिक्र है। हाँ, लेकिन वो एक फर्क बताते हैं। उनका तर्क है कि भारत में ये जो जाति वाली गुलामी थी वो शायद अमेरिका की जिस्मानी गुलामी से भी बदतर थी। बदतर? क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म और भगवान के नाम पर इस पूरे शोषण को सही ठहरा दिया गया था। तो जो शोषित है वो खुद ही अपनी बेड़ियों को पवित्र मानने लगता है, उससे लड़ना और मुश्किल हो जाता है। तो फिर अंग्रेजी राज के बारे में उनका क्या सोचना था? क्या वो उसे कुछ बेहतर मानते थे? देखिए, फूले ये मानते हैं कि अंग्रेजों के आने से वो जो जबरदस्ती वाली शारीरिक गुलामी थी जी, उसमें कुछ कमी आई। हाँ। ये वो स्वीकार करते हैं। अच्छा। लेकिन वो अंग्रेजों की आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने शूद्राति शूद्रों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया
और शिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ? मानसिक गुलामी बनी रही। बिल्कुल। ब्राह्मणों का जो बौद्धिक दबदबा था, सरकारी नौकरियों पर कब्जा था, वो बना रहा। तो मानसिक गुलामी तो कायम ही रही। फूले के लिए शिक्षा ही इस दिमागी गुलामी से आजादी की चाबी थी। समझ गया। अब उस संवाद वाले हिस्से पर आते हैं, ज्योतिराव और ढूंढीराव की बातचीत। ये फूले का अपना स्टाइल था ना, है ना? मुश्किल बातें आसानी से समझाने का। हाँ बिल्कुल, एक डायलॉग फॉर्मेट। इसमें वो जो पारंपरिक मिथक हैं, कहानियां हैं, उन पर सवाल उठाते हैं ना। हाँ, ये संवाद फूले के तर्क का कह सकते हैं दिल है। यहाँ वो ब्राह्मणवादी मिथकों और अवतार कथाओं की एकदम नई, मतलब बिल्कुल अलग व्याख्या करते हैं। अच्छा। उनका मूल तर्क ये है कि ये कथाएं कोई भगवान के चमत्कार नहीं है, बल्कि ये असल में आर्यों के आक्रमण, उनकी जीत और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने की जो ऐतिहासिक घटनाएं थीं, उन्हीं का एक तरह का रूपक है, जिन्हें बाद में धर्म की चाशनी में लपेटकर पेश किया गया। कोई मिसाल दे सकती हैं? जैसे वो ब्रह्मा वाले मिथक को कैसे देखते हैं? हाँ, जैसे वो मनुस्मृति वाली कहानी है ना, कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से निकले, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। हाँ, ये तो बहुत सुना है। फुले इस पर बड़े तीखे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर बाकी लोग कहाँ से आए? अंग्रेज कहाँ से आए? और जातियां कहाँ से आईं? और पहली ब्राह्मणी औरत वो किस अंग से पैदा हुई? क्या ब्रह्मा के अंगों को भी मतलब मासिक धर्म होता था? सही सवाल है। इन सवालों से फुले ये दिखाते हैं कि ये कहानी कितनी अतार्किक है। तो फिर उनकी व्याख्या क्या है? फुले का अंदाजा है कि ब्रह्मा शायद शुरू के जो आर्य या ईरानी हमलावर आए, उनका कोई सरदार रहा होगा, जिसने यहाँ के लोगों को हराया और समाज के नियम कानून बनाए। बाद में उसके चेले ब्राह्मण कहलाए और उन्होंने इन नियमों को भगवान का बनाया बता दिया, जैसे मनुस्मृति में किया गया। और बाकी अवतार कथाएं, जैसे विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म, उन सब पर फुले करीब करीब यही पैटर्न लागू करते हैं। वो अवतारों को भगवान नहीं, बल्कि ताकतवर, चालाक और कई बार तो क्रूर इंसानी नेता मानते हैं। जैसे नरसिंह अवतार को लीजिए। कहानी क्या है? भगवान विष्णु ने खंबे से नरसिंह का रूप धरा, आधा आदमी आधा शेर, और हिरण्यकश्यप को मार दिया। हाँ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। हाँ, फुले इसे एकदम अलग नजर से देखते हैं। वो कहते हैं नरसिंह शायद कोई बहुत चालाक आर्य योद्धा था। उसने पहले हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को फुसलाया, अपनी तरफ मिलाया। किसके जरिए? एक द्विज टीचर के जरिए। यहाँ फुले द्विज का मतलब 2 बार जन्मा नहीं लेते, बल्कि शायद डराने वाला या दुश्मन जैसा कुछ। अच्छा, ये व्याख्या तो बिल्कुल अलग है। हाँ, फिर उस नरसिंह ने क्या किया? बाघ की खाल जैसा कुछ पहना, स्वांग रचा और बघन खे मतलब बाघ के नाखून जैसा कोई हथियार, उससे धोखे से हिरण्यकश्यप को मार दिया और फिर भाग गया। खंबे से निकलने वाली बात, वो कहते हैं ये सब बाद में जोड़ी गई कहानियां हैं। और विप्र? हाँ, वो कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने इन हमलावरों को नापसंदगी से विप्र कहना शुरू किया, जो शायद विस्प्रिय से बदाओ, यानी जिसे पसंद ना किया जाए। कमाल है, ये तो पूरी स्थापित मान्यताओं को ही पलट देना हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, वामन अवतार का। उसका जिक्र भी काफी डिटेल में है। हाँ, वामन अवतार और राजा बलि की कहानी, ये फूले के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक कहानी तो पता ही है, विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप लिया, राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी और फिर विराट रूप लेकर सब नाप लिया। हाँ, फूले इसे कैसे देखते हैं? उनके अनुसार बलि यहाँ का एक बहुत बड़ा, प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था, मूल निवासी राजा। उसका राज बहुत फैला हुआ था। महाराष्ट्र के जो कई स्थानीय देवता है ना, जैसे खंडोबा, ज्योतिबा, मसोबा, फूले मानते हैं कि ये सब बलि के अधीन थे, उसके सामंत या सरदार थे। फिर वामन नाम का एक आर्य नेता आया, उसने बलि पर हमला किया। बलि और उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। फूले इस लड़ाई को श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं उनसे जोड़ते हैं। अच्छा। अंत में वामन जीत गया। बलि के लोगों को, मतलब शूद्राती शूद्रों को, या तो मार दिया गया या दक्षिण की तरफ या पहाड़ों की तरफ भगा दिया गया। और वो 3 पग जमीन वाली कहानी, फुले कहते हैं ये सरासर धोखा है, झूठ है। ब्राह्मणों ने अपनी जीत को महान दिखाने के लिए ये कहानी गढ़ी। वो जो विराट रूप वाली बात है, गुली गेंडा, उसे भी वो अतार्किक बताते हैं। और वो दशहरे और बलि प्रतिपदा के त्योहारों को भी इसी नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। फुले इशारा करते हैं कि ब्राह्मण दशहरा मनाते हैं, विजयादशमी,
जिसे वो वामन की जीत और बलि के राज्य से सोना लूटने से जोड़ते हैं, वो शिलंगन सोना लूटने की रस्म। हाँ हाँ। जबकि शूद्राति शूद्र दिवाली के बाद बलि प्रतिपदा मनाते हैं और क्या कहते हैं, इड़ा पिड़ा जावो और ये बड़ीचे राज्य ये वो, मतलब हमारी मुसीबतें जाएं और राजा बलि का अच्छा राज वापस आए। ये दिखाता है कि एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग यादें हैं समाज में। हाँ, और त्योहार भी उसी बंटवारे को दिखाते हैं। तो फूले के हिसाब से ये सारे मिथक असल में इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का तरीका थे, ताकि हमले को, गुलामी को धार्मिक मान्यता मिल सके। बिल्कुल, यही उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। वो बार बार दिखाते हैं कि कैसे ब्राह्मणों ने या तो यहाँ के नायकों जैसे बलि और उनकी परंपराओं को राक्षस बना दिया, या फिर उन्हें अपने देवताओं की कहानियों में फिट कर लिया। जैसे सती प्रथा, होली, श्राद्ध, इन सब की जड़ें भी वो कहीं ना कहीं बलि के युद्ध से जोड़ते हैं। ये सब सत्ता और कंट्रोल बनाए रखने के तरीके थे। तो जीत के बाद ये कंट्रोल बनाए कैसे रखा? मिथक तो एक तरीका हुआ, और क्या? फूले दो मुख्य चीजों की बात करते हैं। पहला और सबसे अहम, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। हाँ, उनका तर्क है कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर शूद्राति शूद्रों को हजारों जातियों उपजातियों में बांट दिया। फूट डालो और राज करो वाली नीति। माली, कुंबे, महार, मांग, इन सब के बीच ऊंच नीच पैदा की, नफरत पैदा की, ताकि ये लोग कभी एक साथ आ ही ना सकें, एकजुट होकर ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती ही ना दे सकें। और जिन्होंने ज्यादा विरोध किया होगा? फूले के अनुसार जिन्होंने ज्यादा मजबूती से टक्कर दी, जैसे महार, मांग, उन्हें व्यवस्था में सबसे नीचे फेंक दिया गया। उन पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाईं, उन्हें वो काम करने पर मजबूर किया गया जिन्हें कोई नहीं करना चाहता, जैसे मरे जानवर उठाना, उन्हें अछूत बना दिया गया। ये एक तरह की सजा भी थी और बाकियों के लिए एक चेतावनी भी। समझ गया। और दूसरा तरीका क्या था कंट्रोल का? ज्ञान पर कंट्रोल, नॉलेज पर। फूले इस पर बहुत जोर देते हैं। शिक्षा से दूर रखना। हाँ, उनका कहना है कि शूद्राति शूद्रों को जानबूझकर पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से दूर रखा गया। वो मनुस्मृति का हवाला देते हैं, जहां साफ लिखा है कि शूद्र पढ़ लिख नहीं सकते, वेद सुन भी नहीं सकते। बाप रे, सुनना भी मना? हाँ, फुले मानते थे कि इसी अज्ञानता की वजह से शूद्राति शूद्र ब्राह्मणों के इस धोखे को समझ ही नहीं पाए, अपने असली इतिहास को जान ही नहीं पाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं पाए। इसीलिए उनके लिए शिक्षा इतनी जरूरी थी, आजादी का रास्ता। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने लड़कियों और शूद्र अति शूद्रों के लिए स्कूल खोलने पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। ज्ञान ही वो रोशनी थी जो इस मानसिक गुलामी के अंधेरे को हटा सकती थी। फुले ब्राह्मणों के पाखंड पर भी बहुत चोट करती हैं कि कैसे वो खुद को श्रेष्ठ कहते हैं पर जीते शूद्रों की मेहनत पर हैं, कैसे वो पहले मांस खाते थे लेकिन बाद में उसे शूद्रों के लिए मना कर दिया, कैसे वो मेहनत मजदूरी को नीची नजर से देखते हैं पर उसी पे टिके हैं। आपने अमेरिका की गुलामी से तुलना का जिक्र किया था शुरू में, फुले इस पर और क्या कहते हैं? हाँ, वो गुलामगिरी में अमेरिकी गुलामों की जो हालत थी उसका काफी दर्दनाक ब्यौरा देते हैं। कैसे उन्हें कोड़े पड़ते थे, भूखा रखा जाता था, माँ बाप से बच्चों को अलग कर दिया जाता था। इसका मकसद सिर्फ दया जगाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि शूद्राति शूद्रों की हालत भी कितनी भयानक है। और फिर वो अपना वो तर्क दोहराते हैं कि भारत की हालत शायद उससे भी बुरी थी। क्यों? वही मानसिक गुलामी की वजह से। हाँ, क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इस जुल्म को सही ठहराया गया था, उसे एक पवित्र व्यवस्था बना दिया गया था। उससे लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल था। यानी वो जाति व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि गुलामी का ही एक रूप मान रहे थे। बिल्कुल, वो इसे सिर्फ भेदभाव नहीं बल्कि गुलामी का एक क्रूर और अमानवीय सिस्टम मानते थे। वो ब्रिटिश और अमेरिकी लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने शारीरिक गुलामी खत्म की, लेकिन साथ ही उनसे और खुद शूद्राति शूद्रों से भी अपील करते हैं कि अब जरूरत है इस मानसिक गुलामी से लड़ने की, जो ब्राह्मणवादी सोच और ग्रंथों ने पैदा की है। अंग्रेजों का शुक्रिया वो इसलिए अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी कुछ कम की, लेकिन शिक्षा न देने के लिए उनकी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना मानसिक गुलामी कैसे खत्म होती। सही बात है। तो अगर हम गुलामगिरी के इन हिस्सों का एक सार निकालें, निचोड़, तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात है फूले का इतिहास और मिथकों को देखने का एकदम नया
कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिया। हाँ, वो तो है। उन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता और जाति व्यवस्था की जड़ों पर सीधा हमला किया। उन्होंने ये दिखाया कि ये सिर्फ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है, गुलामी का एक सिस्टम है जिसे सदियों तक कैसे बनाए रखा गया, धार्मिक ग्रंथों में हेरफेर करके और ज्ञान पर कब्जा करके। और फुले का ये विश्लेषण सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, बल्कि आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं से शायद हमारे लिए एक सवाल भी उठता है। फूले का काम ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की संरचनाएं और कहानियां गढ़ी जाती हैं, और उन्हें समझना ही उन्हें बदलने की तरफ पहला कदम है। तो आज के समय में हमारे अपने समाज में ऐसी कौन सी कहानियां या मान्यताएं हो सकती हैं, ऐसी बातें जिन्हें हम बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं, पर जो शायद अनजाने में ही किसी न किसी समूह को कमज़ोर या पीछे रखने का काम कर रही हों। और फूले ने जिस तरह से सवाल पूछे, जिस तरह से स्थापित चीज़ों को परखा, वो तरीका आज हमें इन छिपी हुई संरचनाओं को पहचानने में कैसे मदद कर सकता है।